अच्छा तो गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन था वो हम पढ़ने जा रहे हैं बाय द नेम ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा तो देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एक चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट समझना है। यहाँ एक टर्म आ जाता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी फाइलोजेनी का मतलब होता है डिस्टेंट रिलेशन। डिस्टेंट रिलेशन यानी जिस ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके का रिलेशन है उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम हैं, अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम और हमसे पहले जो हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, उनके बीच में हम और हमारे एंसेस्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या हम उनसे इवॉल्व होके आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इवोल्यूशन मीन्स कि अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स वजूद में आया, उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर याद रखना है, क्योंकि इससे पहले जो दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें कभी भी हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के और उनसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बीच में क्या रिलेशन था ये कभी हमने नहीं देखा था। लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं हम, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स और जो आपके एंसेस्टर हैं, यानी पहले जो गुजरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को देखकर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले 18 याद रखना 1892 में 1892 में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शुरू किया। एक का नाम था एडोल्फ एडोल्फ एंगलर और दूसरे का नाम था कार्ल KARL कार्ल प्रैंटल। एंगलर और प्रैंटल ने 1892 में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करना होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ आपकी स्क्रीन में आपने लिखा, यानी आप देख सकते हैं, देखो इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन the relationship between the distant organisms are taken as the basis of classification। यानी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके कैरेक्टर्स तो देखने ही हैं, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी देखना है कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और गुजरे हुए जो हमारे डिस्टेंट रिलेशन क्या है एंसेस्टर के साथ, पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उन और अभी जो ऑर्गेनिजम्स इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कैरेक्टर्स कुछ मिलते जुलते हैं या नहीं है, उसी के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो मोस्टली किस पे बेसिस था, चार्ल्स डार्विन का, जो चार्ल्स डार्विन ने
जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ है, चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी ना जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करके एक किताब लिखा था आपके चार्ल्स डार्विन ने। तो उसके इस किताब के अंदर कुछ थियरीज दिए गए थे, थियरी ऑफ इवोल्यूशन करके, यानी किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, इवॉल्व हुआ है, वजूद में आया है। तो उन थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बेसिस पे ये वाला क्लासिफिकेशन जो है वो यानी किया जाता है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से हुआ? चार्ल्स डार्विन के उसी थियरी ऑफ इवोल्यूशन से ही ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, मेनली बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड देयर नेचुरल सिलेक्शन। तो यानी मोस्टली किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशन पे बेस्ड है। तो ये हमें याद रखना है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई तो करना है हमें कैरेक्टर्स के बेसिस पे, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स है उन ऑर्गेनिजम्स का उनके एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक यानी नेमिंग सिस्टम है, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है, पहले जो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो नाम होते थे वो बहुत ही बड़ा लंबे लंबे नाम होते थे। ठीक है, यानी नेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते थे, यानी लार्ज नेम्स होते थे, बहुत लंबे लंबे नाम होते थे, यानी एक ऑर्गेनिज्म के नाम में सेवरल जो है वर्ड्स होते थे, बहुत सारे वर्ड्स प्रेजेंट होता था, और जिसको याद रखने में और जिसको बोलने में बड़ा दिक्कत जो है वो होता था लोगों को। अब क्या किया भाई, देखो, अब उसके अलावा उन नाम को हम कहते थे पोलिनोमियल नेम, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। पोलिनोमियल मीन्स एक नाम के अंदर कई सारे वर्ड्स। ठीक है, यानी 8-10 वर्ड्स, 10-12 वर्ड्स एक यानी ऑर्गेनिज्म का होता था, उस एक ऑर्गेनिज्म के नाम में कई सारे वर्ड्स प्रेजेंट होते थे, उसको कहते थे पोलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इस नाम को बोलने में, याद रखने में बड़ा दिक्कत था। इसके अलावा कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्नैक्युलर नेम होते हैं। वर्नैक्युलर मीन्स लोकल नेम, वर्नैक्युलर नेम। ठीक है, यानी जो लोकल कुछ जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। और एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम। देखो, इन सारे नामों का, चाहे आपका वर्नैक्युलर नेम हो, लोकल नेम हो, या चाहे आपका कॉमन नेम हो, इनका अपने अपने जगह पे अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कॉमन नेम जो है वो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते होंगे। वर्नैक्युलर नेम जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह पे बोला जाएगा, बाकी जगहों पे अगर वही नाम आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो साइंटिस्ट जितने भी थे, साइंसदान थे, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास एक ऐसा नेम सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप बोलो, वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल मीन्स उस नाम का मतलब, चाहे आप करगिल में बोलो, करगिल से बाहर जाके बोलो, इंडिया से बाहर जाके बोलो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके बोलो, उस नाम का मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक नाम सोचा और एक नाम देने का तरीका सोचा, और उस नाम देने के तरीकों
को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम होंगे कितने? 2 वर्ड वाले नाम होंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, और वो नाम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सल होगा। और उस नाम के अंदर कितने वर्ड होने चाहिए? 2 वर्ड इट नेम, 2 वर्ड इट नेम, 2 वर्ड वाले, 2 लफ्जों वाले नाम होंगे। और उसी नाम देने के सिस्टम को क्या कहा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो 1753 से 1753 यहाँ से बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपका शुरू हुआ था। लेकिन 1753 यानी 1753 से पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम होता था वो बड़ा लंबा लंबा होता था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नाम है प्लैंटेगोफॉलिस ओवेटो लेंसियोलेटस प्यूबरसेंटिबस स्पाइसी सिलिंड्रिका स्कोपोटेरेट। ये इतना लंबा नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा नाम है। और ये एक सिंगल प्लांट का नाम है, एक प्लांट का इतना लंबा नाम। तो इतना लंबा नाम कौन याद रखे? तो 1753 के बाद जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरू हुआ, इतना लंबा वाला जो प्लांट था, लंबा नाम वाला जो प्लांट था, इस नाम को रद्द किया, फिर 2 वर्ड वाला नाम दिया। क्या नाम दिया उसको? प्लैंटेगोमीडिया। उसको नाम दिया क्या? प्लैंटेगोमीडिया। ये 2 वर्ड वाले नाम जो है 1753 के बाद इस प्लांट को दिया गया। तो ये जो लंबा नाम है, इस नेमिंग सिस्टम को हमने पहले ही कहा क्या कहते हैं? पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर किस लिए इसको डिस्कार्ड या रद्द किया गया? क्योंकि बहुत लंबा होता था, याद रखने में दिक्कत होता था, बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता था, नाम देने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। ठीक है, ओके। दूसरा हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल लोकल या वर्नैक्युलर नेम। वर्नैक्युलर का मतलब होता है लोकल, याद रखना। जो लोकल नेम है, वो लोकल नेम क्यों जो है वो यानी हर जगह पे लोकल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, लोकल नेम जो है वो डिफरेंट, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे करगिल में ही अगर आप बात करें तो एक चीज़ के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ऑनियन है, ऑनियन हो गया कॉमन नेम। अब इसके अलग अलग हिंदुस्तान के ही अंदर अगर आप देखोगे, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल उड़ीसा में जो बोली जाती है, उड़िया कहते हैं उसे, उड़िया में ऑनियन को क्या कहा जाता है? लिंजा। उड़िया जो ज़बान है, उड़िया ज़बान में ऑनियन को क्या कहा जाता है? लिंजा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अब अगर आप मलयालम में अगर देखें तो मलयालम जो लैंग्वेज है उसके अंदर या मलयालम में ऑनियन को क्या कहा जाता है? लिल्ली। अब देखो, 2 अलग अलग ज़बान में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। इसी तरीके से महाराष्ट्र या मराठी में अगर आप देखेंगे, मराठी में ऑनियन को क्या बोला जाता है? कांदा। क्या कहते हैं? कांदा। ठीक है, उसी तरीके से तेलुगु में येर्रागड्डा कहते हैं, पंजाबी में गांडा कहते हैं, गुजराती में डुंगरी कहते हैं, कर्नाटका में इरुली कहते हैं, तमिल में वेंगयम कहते हैं,
असमीज में पुरू कहते हैं, बंगाली, हिंदी या उर्दू में उसे प्याज कहते हैं। अब देखो, और हमें पता है हमारे करगिल में चोंग कहते हैं। अगर आप यहाँ से जाएं, जाकर दिल्ली में या मुंबई में या महाराष्ट्र में किसी भी जगह पे या बिहार में जाकर आप कहेंगे कि मुझे चोंग दे दो, तो क्या लोगों को पता चलेगा? सोचेगा कि पता नहीं क्या बकवास, क्या पागल बातें कर रहा है। या कोई उड़ीसा वाला कोई बंदा आके यहाँ पे कहेगा अपने उड़िया ज़बान में, लिंजा दे दो मुझे। अब उसको तो चलो, उड़िया में तो लिंजा प्याज को कहते हैं, लेकिन यहाँ किसको पता कि लिंजा प्याज को कहते हैं? तो यहाँ का जो बंदा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए जो वर्नैक्युलर जो नेम होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, जगह के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। इसलिए यानी वर्नैक्युलर नेम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमें एक ऐसा नाम चाहिए होता है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्सल हो, हर जगह पे उस चीज़ का नाम जो है वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसी नाम को हम कहते हैं बाइनोमियल नेम, बाइनोमियल नेम, या उसे हम सिंपली साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। आप साइंटिफिक नेम कहते हो ना, तो साइंटिफिक नेम का मतलब हो गया यही बाइनोमियल नेम। ठीक है, ओके। ये हुई थोड़ा सा बाइनोमियल यानी नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा। तो ये हो गया कुछ ये जब आप वर्नैक्युलर नेम्स की बात करते हैं या लोकल नेम की बात करते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन नेम, क्यों हम कॉमन नेम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखो, कॉमन नेम हमने आपको पहले ही कहा कि कॉमन नेम बड़ा क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। कॉमन नेम क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होता है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है। हमें पता है लेडीज फिंगर, सबको पता है लेडीज फिंगर किसको कहते हैं? भिंडी को ना, या ओकरा भी कहते हैं इसको, कभी कभार ओकरा भी नाम कहा जाता है। ठीक है, तो लेडीज फिंगर। अब देखो, कोई बंदा जिसको ये नहीं पता होगा कि भिंडी को लेडीज फिंगर कहा जाता है, वो सीधा अगर वर्ड पे चला जाएगा तो ये कंफ्यूज करेगा ना। लेडीज फिंगर का मतलब क्या हो गया? किसी औरत का फिंगर, किसी औरत का उंगली। तो वो सोचेगा कि मुझे मतलब किसी ने कहा कि लेडीज फिंगर दो। अगर मुझे नहीं पता होगा कि लेडीज़ फिंगर भिंडी को कहते हैं, तो अगर सीधा वर्ड पे चला गया तो मैं तो सोचूंगा कि ये तो किसी औरत का उंगली मांग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कन्फ्यूजन है। इसी तरीके से हमारे पास एक प्लांट होता है जिसका कॉमन नेम है विडोस्टियर। विडोस्टियर, ये उस प्लांट का कॉमन नेम है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मुझे नहीं पता होगा कि विडोस्टियर किसी प्लांट का नाम है, तो मैं तो सीधा वर्ड पे जाऊंगा तो सोचूंगा कि ये तो किसी विधवा के आंसू की बात कर रहा है। तो विडोस्टियर, तो ये कॉमन नेम क्या है? कंफ्यूजिंग है। इसी तरीके से हमको पता है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। तो नाम को देख के, ये कॉमन नेम है, नाम को देख के तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी मछली के बारे में, फिश के बारे में बात कर रहा है। लेकिन सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं लेपिज्मा अंगातिस का तिकंगाते सल्दाक्स मेजर। पता है, हमारे घरों में होता है ना एक सिल्वर कलर का एक इंसेक्ट, ठीक है, लेपिज्मा कहते हैं। इसी तरीके से विडोस्टियर को का जो यानी बाइनोमियल नेम है वो है ट्रेडिस्केंशिया रो। क्या है? ट्रेडिस्केंशिया ट्रेडिस्केंशिया रो। ठीक है, तो ये कुछ यानी ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कंफ्यूजिंग था। तो कॉमन नेम जो है उसको हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं आमतौर पर? बिकॉज वो कंफ्यूजिंग होता है। तो इसलिए हमारे पास एक ऐसा नाम चाहिए होगा जो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो यूनिवर्सल होगा और हर जगह पे उसका एक ही मतलब होगा, यानी एक ही यानी नाम जो है वो हर जगह पे उसका सेम होगा, एक ही होगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, सबसे पहले इसको
यानी ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो 1623 में कैस्पर्ड बॉहिन ने स्टार्ट किया था। कब? 1623 में इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय कैस्पर्ड बॉहिन। लेकिन इन्होंने कंप्लीट तरीके से इसको स्टार्ट नहीं किया। बाद में कैस्पर्ड बॉहिन ने 1623 में, चलो इन्होंने आइडिया तो दिया, स्टार्ट तो किया, लेकिन 1753 में यानी आपका एक साइंटिस्ट आता है जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 1753 में बहुत ही डिटेल तरीके से कहा कि हम लोगों को एक ऐसा नेमिंग सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए जो बहुत ही आसान हो और जो बहुत ही यूनिवर्सल हो। ठीक है, और उस 1753 के दौरान आपके कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी दो वर्ड वाले नाम जो है उसने प्रपोज किया। किसने? आपके कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, ये याद रखना है। इस ना यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको लिखा देखो, इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एन ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ नेम विथ 2 वर्ड्स। यानी इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिनियस ने कहा कि ऑर्गेनिजम्स के नाम जो होंगे वो 2 वर्ड वाले नाम होना चाहिए। पहला जो फर्स्ट जो वर्ड है उस फर्स्ट वर्ड को उन्होंने नाम दिया जीनस। ठीक है, और सेकंड जो वर्ड था, फर्स्ट वर्ड को क्या नाम दिया? जीनस, और सेकंड वर्ड को उन्होंने नाम दिया स्पीशीज। तो जो 2 वर्ड होंगे, 2 वर्ड वाले जो नाम होंगे, एक नाम को जीनस कहेंगे पहला वाले नाम को, और दूसरे पे जो नाम आता है उसे क्या कहेंगे? स्पीशीज कहेंगे, या जीनस कह सकते हैं, या आप जेनेरिक नेम कहते हैं, जेनेरिक नेम। और दूसरा जो स्पीशीज जिसको हमने कहा उसको स्पेसिफिक नेम भी हम कहते हैं, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, या स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इनको नाम दिया जाता है। तो ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।